हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। 10th क्लास का जो आपका बोर्ड का जो पैटर्न है, बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो मार्च महीने में होने वाले हैं और हम 10th साइंस का रिवीजन लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आज से चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। आप अगर नए हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जा सके और आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकें। आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मैं पहले यहाँ पर आपको परिवर्तन बताना चाहूँगा। किसी भी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना वो कहलाता है परिवर्तन। क्या कहलाता है? परिवर्तन। और परिवर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की केवल और केवल भौतिक अवस्था चेंज होती है। भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। उसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता। जबकि रासायनिक परिवर्तन में उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक संगठन में बदलाव आ जाता है, इसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन है, इसमें तो हमें कोई नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता है, केवल उसकी प्रावस्था चेंज होती है। अगर वो ठोस है तो द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, या द्रव है तो गैस अवस्था में। इस प्रकार से केवल और केवल भौतिक अवस्थाएं बदलती है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक में क्या होता है, नए पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तो हुए परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन, किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। अभिकारक। और जो पदार्थ बनते हैं, बनने वाले जो नए पदार्थ हैं उन्हें कहा जाता है उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेंगे उन्हें कहेंगे अभिकारक, और जो पदार्थ बनेंगे उन्हें कहेंगे उत्पाद। अभिकारकों को दाईं ओर लिखा जाता है, जबकि उत्पाद को बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक से उत्पाद की ओर एक तीर के चिन्ह का उपयोग करेंगे, जिसे कहते हैं अपन ये अभिक्रिया की दिशा को बताएगा। ये तीर जो है ये बता रहा है कि अभिकारक क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया की बात। अब रासायनिक अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली है असंतुलित। पहला प्रकार क्या है इसका? असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में, अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर नहीं हो, उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर दोनों में अगर समान हो, अभिकारक और उत्पाद में, तो उसे कहेंगे संतुलित, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। अभिकारक और उत्पाद में अगर परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर Fe जो है इसने क्रिया की है H2O से, यहाँ बना है Fe3O4 प्लस H2। क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या असंतुलित है, इसको चेक करते हैं। तो अभिकारक के दो अणु हैं, अगर एक से ज़्यादा अभिकारक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। एक अभिकारक में Fe परमाणुओं की संख्या है 1 और इधर है 3, मतलब कि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। इस प्रकार से ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित किया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड से। कौन से मेथड से? हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो मैंने आपको डिटेल में जब इस चैप्टर को पढ़ा था तब पढ़ाया था। उसकी जो लिंक है, अगर आपको पूरा पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिया हुआ है, वहाँ इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कम टाइम में पूरे चैप्टर का रिवीजन हमको करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो आपको अगर पढ़ना हो तो
लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको संतुलित करने के लिए भाई Fe के परमाणु 3 है तो हमें यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो Fe की परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, इधर भी 3 हो चुकी है। अब हम संतुलित करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इधर कितनी है, 1, और इस साइड उत्पाद में कितनी है, 4। इस साइड भी हमको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का, ताकि 4 ऑक्सीजन इधर हो गई और 4 भी इधर हो गई। अब हम देखते हैं कि आयरन Fe और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या दोनों ओर क्या हो गई, समान हो चुकी है। अब हम लास्ट में हाइड्रोजन का देखते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8 है और इधर है 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 8 आ जाए, तो भाई ये किससे हो सकता है, 4 से कर दें, तो 4 दूना 8। अब दोनों तरफ देखें तो Fe की परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, इधर भी 3 है और उधर भी 3 है। ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या देखें तो इधर 4 है और उधर भी 4 है। हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या देखें तो इधर 4 दूना 8 है और उधर भी कितनी है, 4 दूना 8। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जो है ये क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। रासायनिक अभिक्रिया को, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर संतुलित कर दिया। हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने डिटेल में आपको पहले पढ़ा दिया था। अब अपन आते रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये तो हो गई भाई संतुलित और असंतुलित के आधार पर। अब इसके प्रकार के, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो 10 प्रकार की होती है। हमारे सिलेबस में कितने प्रकार की दी हुई है, 10 प्रकार। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं इसके लिए तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये क्या बना रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रत्येक अभिक्रिया को लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान कर देनी है। जैसे कि ये मैग्नीशियम इधर भी 1 है, इधर भी 1, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो इसको संतुलित कर देंगे, तो इस तरीके से संतुलित कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गई संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ है टूटना, अर्थात इसमें क्या होगा, एक पदार्थ जो है वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, टूटेगा और 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा। वियोजन अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है इसमें तापीय अपघटन, तापीय अपघटन। दूसरा है इसका प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। और तीसरा है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। इसमें क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। कोई भी पदार्थ होगा, एक पदार्थ जो है उसको हम ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देने के कारण वो क्या होगा, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं Pb, यह दिक्कत आएगी, यहाँ है PbNO3, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हमने गर्म किया तो गर्म करने के जो चिन्ह है इस तरीके से, या तो यहाँ पर ऐसा त्रिभुज का चिन्ह बना दो, ये प्रदर्शित करेगा कि इसको क्या कर रहे हैं अपन, हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं ऊष्मा। अब ये एक ही पदार्थ 3 भागों में टूटेगा। कौन कौन से होंगे, PbO प्लस ऑक्सीजन प्लस NO2, 3 भागों में टूट गया। तो एक ही पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, वो कहलाते हैं वियोजन। और ये इसमें ताप दिया, ऊष्मा दी, इसलिए इसको बोलेंगे तापीय अपघटन। इसका एक और एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट से लिया जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया तापीय अपघटन।
अगर प्रकाश के कारण कोई अभिक्रिया होती है, किसके कारण? प्रकाश के कारण अभिक्रिया होती है, तो उसे कहेंगे हम प्रकाशीय अपघटन। जैसे यहाँ पर AgBr, इसको हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये क्या होगा? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसमें अपघटन हुआ, तो इसने बनाया Ag+Br2, Ag+Br2। अभिक्रिया को संतुलित भी कर लेंगे। तो इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। अभिक्रिया का हो गया प्रकाशीय अपघटन। अब अगला है विद्युत अपघटन। विद्युत के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कोई पदार्थ जो है दो भागों में बढ़ जाता है, दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, तो उससे बोलेंगे विद्युत अपघटन। इसका एग्जाम्पल है H2O। H2O को जब हम देते हैं विद्युत धारा, H2 में क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये दो भागों में H2 प्लस O2 में टूट जाता है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और इससे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गई वियोजन अभिक्रिया का प्रकार। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, तापीय, प्रकाशीय और विद्युत अपघटन। अब तीसरे पर आते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया नंबर 3 जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के लिए मैं आपको एक सक्रियता श्रेणी जो हमारे चैप्टर नंबर 3 में, वो यहाँ पर बना के बता देता हूँ। क्या है वो? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। यहाँ ये सक्रियता श्रेणी जो है, ये हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट है, जो हाइड्रोजन से ऊपर जो तत्व है वो ज़्यादा क्रियाशील है, और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो कम क्रियाशील है। जो हाइड्रोजन से नीचे है वो कम क्रियाशील है। जो इसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? अपने विलयन में से क्या कर देता है? अपने यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसे बोलते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे यहाँ पर FeSO4 की क्रिया जिंक से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? जिंक से। तो यहाँ क्या होगा? ये जिंक जो है आयरन से पहले आता है सक्रियता श्रेणी में, इसका मतलब इसकी सक्रियता ज़्यादा है, इसकी क्या है? इसके मुकाबले कम है, तो ये इसका स्थान खुद ले लेगा, ZnSO4 प्लस Fe प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक में से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है आपका, चौथी जो अभिक्रिया है वो द्विविस्थापन। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें तो एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अपने विलयन में से विस्थापित करेगा, और यहाँ पर क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। जैसे यहाँ पर AgNO3 की क्रिया हमने करवाई NaCl से। किससे करवाई? NaCl से। तो ये Na जो है इस NO3 के साथ बाहर निकल जाएगा, NaNO3 के साथ, और ये Ag जो है ये इस Cl के साथ, AgCl के साथ। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में आयनों का क्या होता है? परस्पर आदान प्रदान होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, दो आयनों का आदान प्रदान होगा। यहाँ केवल एक परमाणु द्वारा एक दूसरे परमाणु का विस्थापन हुआ था। चौथी अभिक्रिया के बाद में पांचवी अभिक्रिया आती है हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और अगली है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर क्या है? इस अभिक्रिया में तो ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से करवाई। किससे करवाई? जल से करवाई, और यहाँ बन गया C6H12O6। बताना ये किसकी है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल आपस में क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में।
और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और ग्लूकोज बना रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, साथ में क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, और साथ में क्या मुक्त होती है भाई, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसी प्रकार ऊष्मा शोषी, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा देनी पड़ती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी और इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के अपोजिट, ऊष्मा इसमें मुक्त होगी, इसमें बाहर निकलेगी। तो ये हो गई ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सातवीं रिएक्शन आती है हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। और आठवीं है अपचयन, आठवीं है अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को एक साथ समझ लेना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े, ऑक्सीजन क्या हो, जुड़ता हो, उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिसमें बाहर निकलती हो ऑक्सीजन, क्या होती हो, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको अपचयन, रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकरण है। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले, क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जबकि वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकले और हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन जुड़े, उसको कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। तीसरा जो इसमें एक मेन अंतर है वो ये है कि अगर कोई आयन, कोई तत्व, परमाणु या आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करें, इलेक्ट्रॉन का क्या करें, त्याग करें। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से धनावेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है तो उसे कहेंगे ऑक्सीकरण, जिससे उसके ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई, +2 से +3, मतलब कि वृद्धि हो रहा है। ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसको कहेंगे अपन ऑक्सीकरण। जबकि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना ऑक्सीकरण अंक में क्या करे, पहले +2 था, अब क्या हो गया, +1 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो तो कहलाती है ऑक्सीकरण, और जिनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो कहलाती है अपचयन। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। अब आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। 9वें नंबर का पढ़ते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होता है, उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखो H2SO4 प्लस यहाँ पर जिंक ने क्रिया की, यहाँ पर हुआ यहाँ पर ZnSO4 बना, साथ में H2, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो क्या चेंजेस आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो क्या चेंजेस आ रहा है। हमें दिख रहा है कि भाई जिंक की OS यहाँ पर 0 थी, कितनी थी, 0 थी, और यहाँ पर +2 हो चुकी है। ठीक है, OS से समझे, लेकिन यहाँ पर जिंक के साथ में कितने ऑक्सीजन थे, कुछ भी नहीं था। यहाँ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 4। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़े हुए थे, अब ऑक्सीजन नहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है अपचयन। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होता है उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उपापचयन अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। क्या एक प्रकार की ये विस्थापन अभिक्रिया है, बिल्कुल है। H2SO4 से क्रिया कर रहा है जिंक, और जिंक ने इस H2 का विस्थापन कर लिया, तो हाँ विस्थापन अभिक्रिया भी होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसे
वो एक प्रकार की क्या है, विस्थापन अभिक्रिया भी है। एक इस एग्जाम्पल से हमको पता चल रहा है। अब 10वीं आती है आपके अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या प्राप्त होता है इसमें, अवक्षेप प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम अवक्षेपण अभिक्रिया। 11वें नंबर की जो अभिक्रियाएं हैं वो है उदासीन। हालांकि ये उदासीनीकरण चैप्टर नंबर 2 से है ये रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर भी आती है आपके चैप्टर नंबर 1 में कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल और क्षार हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें वापस से रिएक्शन आएगी। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और अपने अपने गुणों को खो देते हैं। क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हमने यहाँ लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ बन जाता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण और साथ में बनाते हैं जल। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, आपकी उदासीनीकरण। तो ये हो गई आपके अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है 10 प्रकार। कितने प्रकार की होती है, 10 प्रकार की होती है। और 10 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका संयोजन। कौन सा है, संयोजन। इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है वो जुड़ेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। दूसरा है आपका वियोजन। क्या है, वियोजन। इसमें क्या होगा, एक पदार्थ जो है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटेगा। तीसरा है विस्थापन। क्या है, विस्थापन। विस्थापन में क्या होगा, एक परमाणु जो है अब कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देगा, अपने यौगिक में से विस्थापित कर देगा। चौथा है द्विविस्थापन। क्या है, द्विविस्थापन। इसमें क्या होगा, आयनों का परस्पर क्या होता है, आदान प्रदान होता है। पांचवा है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है इसमें क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, 6ठे नंबर की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। 7वें नंबर की है आपका ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले या इलेक्ट्रॉन को कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। फिर आती है हमारे 8वीं अपचयन। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। ऑक्सीजन जुड़ने की बजाय क्या होगा, बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन निकलने की बजाय क्या होगा, जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन। 9वें नंबर की है रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है, एक साथ संपन्न होती है, जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। और 10वें नंबर की है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें क्या प्राप्त होता है, अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, जो विलयन में विलय नहीं होता है। और वो अवक्षेप जहाँ प्राप्त होता है वहाँ पर ऐसे, अगर मान लीजिए अवक्षेप प्राप्त हुआ तो ऐसे इस तरीके का चिन्ह लगाकर उसको लिखा जाएगा। यदि अभिक्रिया में गैस से प्राप्त हो रही है, जैसे हाइड्रोजन गैस, तो इस हाइड्रोजन गैस को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। ये अभिक्रियाओं को लिखने के तरीकों के अंदर मैंने आपको बताया था जब मैंने ये चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ाया था तब। अभी 1 शॉट रिवीजन चल रहा है इसका। अगर आपको ये चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, पूरे PDF और चैप्टर वाइज उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। आगे अपन इस चैप्टर में चलते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं, संक्षारण और विकृतिगंधिता। पहला आता है संक्षारण और विकृतिगंधिता। तो संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है भाई, वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या होती है, धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है और अपने चमक को क्या कर देती है, खो देती है। यह प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। क्या कहलाती है, संक्षारण। आप लोगों ने लोहे पर जंग लगते हुए देखा होगा, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। इसके अलावा चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, वो भी इसी का उदाहरण है संक्षारण का।
कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? संक्षारण के एग्जाम्पल है। संक्षारण क्या होता है? कुछ धातुएं जैसे कि Ag, कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होती है? वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर धीरे धीरे अपने चमक को क्या करने लगती है? ये खोने लगती है। ये प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण, जिसके कारण धातु की चमक नष्ट हो जाती है और धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अब संक्षारण से बचाव किस प्रकार किया जा सकता है? संक्षारण से बचाव, जो इसका कारण है उसी से इसका बचाव किया जा सकता है। पहला कि भाई वायु से संपर्क तोड़ दिया जाए, वायु से क्या कर दिया जाए? संपर्क तोड़ दिया जाए। दूसरा, इसके ऊपर जो धातुएं हैं उनके ऊपर हम क्या कर दें? पेंट कर दी जाए, पेंट कर दिया जाए, कोई ऑयल लगा दिया जाए, ग्रीस लगा दिया जाए। एक और आता है यशद लेपन। संक्षारण से बचाव का एक और उपाय है यशद लेपन। यशद लेपन के अंदर क्या किया जाता है? उस धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। क्या कर दिया जाता है? जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको बोलते हैं यशद लेपन। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे संक्षारण से बचा जा सकता है। संक्षारण के होने के बाद में इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है विकृति गंधिता। क्या है? विकृति गंधिता। विकृति गंधिता क्या होती है? जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे टाइम तक खुला रखा रहने दें तो क्या होगा? वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, किसके संपर्क में आकर? ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उनका स्वाद और उनके गंध में क्या हो जाता है भाई? परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण वो स्वाद में और गंध में अजीब सी स्मेल आती है और अजीब सा उनका स्वाद हो जाता है। ये प्रक्रिया कहलाती है विकृति गंधिता। क्या कहलाती है? विकृति गंधिता। परिभाषा एक बार और सुनना। तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु में खुला रखा रहने देने पर उनके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है विकृति गंधिता। क्या कहलाती है? विकृति गंधिता। अब विकृति गंधिता से किस प्रकार बचा जा सकता है? तो विकृति गंधिता से बचने के लिए तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो हैं उनका संपर्क क्या कर देना चाहिए? वायु से तोड़ देना चाहिए। दूसरा यह है कि उनमें प्रतिऑक्सीकारक गैस भर दी जाए। आप लोगों ने चिप्स की थैली में बहुत सारी एयर भरी हुई देखी होगी। एयर आती है, चिप्स की थैली को पैक करते समय उसमें प्रतिऑक्सीकारक गैस के रूप में किसको भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, जिससे उसका विकृति गंधिता जो है उससे बचाव किया जा सके। तो ये रहा आपका चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हमने इस आधे घंटे के वीडियो के अंदर हमने पूरा इसको डिटेल में समझ लिया है। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की टॉपिक वाइज, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फोकस एजुकेशन पॉइंट। आपको पूरी 10th मैथ्स, साइंस और इंग्लिश और बाकी अदर सब्जेक्ट का भी अच्छे से रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।